नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जय। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के दौरे की। प्रदेश के दौरे पर आज बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विशेष विमान के जरिए जयपुर पहुंचने पर हसीना का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर राजस्थान के पारंपरिक अंदाज में उनका भव्य स्वागत किया गया। राज्य सरकार की ओर से मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला ने उनका स्वागत किया। साथ ही सीएस उषा शर्मा, डीजीपी एमएल लाठर, कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, एयरपोर्ट अथॉरिटी के डीएन उपाध्याय इस दौरान उपस्थित रहे। जब वो पहुंची, उनकी अगवानी करने के लिए तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। शेख हसीना ने इसके बाद पहुंचकर अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत की। वहां पर उन्होंने मखमली चादर पेश की और जियारत के बाद अकीदत के फूल भी चढ़ाए। देश, प्रदेश और विश्व में खुशहाली और चैन शांति की कामना की। शेख हसीना ने इस दौरान ख्वाजा की चौखट को चूमा, अकीदत के फूल पेश कर देश दुनिया में अमन चैन की दुआ की। अब जयपुर से विशेष विमान से ढाका के लिए वो निकली हैं। तो इसी तरीके से जो उनका भारत दौरा है, आज जयपुर से जब निकली उसी के साथ समाप्त हो गया। लेकिन खास बात उनके दौरे की रही कि अपने दौरे की जो शुरुआत है उन्होंने जहां दिल्ली में पहुंचकर की थी, लेकिन अंत इस दौरे का धार्मिक पर्पस से हुआ है, किस तरीके से हुआ। यहाँ पर अजमेर पहुंचकर हालांकि सिक्योरिटी यहाँ पर उस तरह से रही कि यहाँ पर कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। शेख हसीना जब अजमेर पहुंची जियारत करने के लिए, तो पूरे क्षेत्र को एक तरीके से लैस कर दिया गया। पुलिस की व्यवस्थाएं वहां पर इतनी माकूल थी। जिसके बाद फिर से जयपुर पहुंचकर विशेष विमान में के जरिए ढाका के लिए रवाना हो गई हैं अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। अहमदाबाद में पुस्तक मेले का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पुस्तक मेले का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मेले में पीएम मोदी का संबोधन भी रहा। उन्होंने कहा कि युवा पुस्तक मेले का लाभ लें। पुस्तकें युवाओं की सबसे अच्छी मित्र हो सकती है और यानी कि बुक्स, किताबें एक युवा पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए उनके लिए एक दिशा तय करने का भी काम करती है, क्योंकि वो इतिहास की जानकारी हमें देती है। किताबें ज्ञान का असली भंडार है, ना कोई इंटरनेट, ना कोई मोबाइल फोन, बल्कि किताबों से जो ज्ञान मिलता है वो ज्ञान का असली भंडार है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा। उन्होंने कहा कि किताबें हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इस कार्यक्रम के माध्यम से इस पुस्तक मेले का उद्घाटन भी उन्होंने जब किया तो इस चीज का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे आना चाहिए और अब भले ही कितनी भी टेक्नोलॉजीज विकसित क्यों ना हो जाए, लेकिन जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे पहला होता है वो किताबों के जरिए और हस्तलिखित चीजों के जरिए अगर होगा तो वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा मजबूत होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा, जिसकी बात अब कर लेते हैं। अमित शाह के राजस्थान दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी हो गया है। 9 सितंबर से 2 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर अमित शाह रहेंगे, यानी कि कल से 2 दिवसीय प्रदेश के दौरे पर अमित शाह रहेंगे। 9 सितंबर को शाम 5 बजे बीएसएफ के विमान से दिल्ली से निकलेंगे और दिल्ली से शाम 6:30 बजे जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर वो पहुंचने वाले हैं। 6:30 बजे जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंचेंगे। एयरफोर्स स्टेशन से बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर डाबला पहुंचेंगे। शाम 7 बजे बीएसएफ अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। इसके बाद उनका डिनर रहेगा। ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है जो कि आपको बता रहे हैं। इसके बाद बीएसएफ ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट डाबला में रात्रि विश्राम वो करने वाले हैं। 10 सितंबर को सुबह 9 बजे जैसलमेर से तनोट माता के मंदिर जाएंगे। तनोट माता का विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर, जहां पर जाकर के वो भी देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद एयरफोर्स स्टेशन से हेलीकॉप्टर से जोधपुर के लिए निकलेंगे। जोधपुर में अमित शाह का जगह जगह कार्यकर्ता भव्य स्वागत करेंगे, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। जिसके बाद दोपहर 1:15 पर जोधपुर के होटल लेक व्यू पहुंचेंगे अमित शाह। होटल लेक व्यू में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने वाले हैं और ये पूरी की पूरी जानकारी 2 दिवसीय उनके प्रदेश दौरे की। जैसलमेर सबसे पहले पहुंचेंगे। पूरा का पूरा दिन उनका जैसलमेर में रहेगा। शाम 5:30 बजे दिल्ली से निकलेंगे। उसके बाद जैसलमेर में रात्रि विश्राम रहेगा। बीएसएफ के अधिकारियों से मुलाकात। दूसरा दिन जोधपुर में, जहां ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे दशहरा मैदान में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे अमित शाह बीएसएफ के विमान से दिल्ली के लिए वापस से प्रस्थान करेंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह का 9 सितंबर से प्रदेश दौरा, यानी कि कल से 2 दिवसीय प्रदेश दौरा। और चलिए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसका आज था दूसरा दिन। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। 150 दिनों का लक्ष्य, जहां 3570 किलोमीटर की लंबी ये भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। पूरी ड्यूरेशन 150 दिन की रहेगी। कल कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने इस यात्रा का आगाज किया था।
11 सितंबर को केरल और 30 सितंबर को ये यात्रा पहुंचेगी कर्नाटक, यानी कि कल से शुरू होकर 11 सितंबर को केरल पहुंचेगी, उसके बाद भी 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत भी की। लगातार मीडिया से बातचीत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते रहे, इसका पर्पस और अपनी योजना को लेकर के बात उन्होंने की। साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी सीएम अशोक गहलोत ने इस दौरान जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद में केंद्र सरकार बौखला गई है। ईडी, सीबीआई, आईटी का देश में जमकर दुरुपयोग हो रहा है। राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार करेगी। तमाम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। उद्धव ठाकरे को संजय राउत से मिलने की अनुमति नहीं मिली। जी हां, संजय राउत से आर्थर रोड जेल में मिलना उद्धव ठाकरे चाहते थे, क्योंकि संजय राउत आर्थर रोड जेल में इन दिनों है। जेलर के केबिन में संजय राउत से मिलना चाहते थे उद्धव ठाकरे। अदालत के आदेश के बगैर ऐसी मुलाकात की अनुमति नहीं थी। बिना आदेश के वो मुलाकात नहीं कर सकते थे। जेलर के कमरे में ये मुलाकात होनी थी, ऐसी जानकारी पहले आई थी। इसके लिए उद्धव ठाकरे को लिखित आवेदन पत्र देना होगा, लेकिन अभी जानकारी जो ये है कि ना तो लिखित आवेदन पत्र उनकी ओर से दिया गया है और ना ही अनुमति फिलहाल इसके लिए मिली है, क्योंकि बिना लिखित आवेदन पत्र के मुलाकात संजय राउत से आर्थर रोड जेल में उद्धव ठाकरे की अभी संभव नहीं होती नजर आ रही। चलिए बात कर लेते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय इट्स नॉट द जर्नी। कांग्रेस का जनता से जुड़ने का प्रयास भारत जोड़ो यात्रा है, जिसको लेकर के कांग्रेस अगले 150 दिनों तक भारत भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा निकालेगी। 3570 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। लेकिन इस यात्रा से लगता है कि कुछ ना कुछ कर रही है कांग्रेस, लेकिन पार्टी को मजबूत बनाने के लिए क्या कर रही है कांग्रेस, ये संपादकीय का सवाल है और प्रश्न है कि पार्टी की मजबूती के लिए जो किया जा रहा है क्या वो इनफ है। सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये यात्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समस्या ये है कि इस यात्रा से जनता को स्पष्ट संदेश नहीं पहुंच पाएगा अगर तो यात्रा का जो उद्देश्य है वो सफल किस तरह से होगा। दूसरी बात ये कि बीजेपी से वैचारिक लड़ाई कांग्रेस हार चुकी है। हिंदुत्व आधारित दबंग राष्ट्रवाद से कैसे कांग्रेस निपटेगी, ये 3 सवाल, और अगर 3 सवालों से निपट लिया जाए तो कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा तो सफल होगी ही। लेकिन जो मंतव्य इस यात्रा के पीछे है, एक तरीके से नई स्फूर्ति का संचार करना, सिर्फ राजनीतिक फायदे से नहीं बल्कि जनता के साथ में कनेक्ट स्थापित करने से, जिसका आह्वान उदयपुर चिंतन शिविर में किया गया था, तभी कहीं जाकर ये भारत जोड़ो यात्रा और इसका जो मकसद है वो सफल हो पाएगा। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाओं पर 12 सितंबर को सुनवाई होगी और इसी दिन 200 अन्य मामलों पर भी विचार सीजीआई करने वाले हैं यूयू ललित। उनकी बेंच 200 अन्य मामलों पर विचार करेगी। और साथ ही आपको बता दें कि 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक CAA पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन विधेयक अब तक कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि इसके पारित होने के बाद भी काफी हंगामा हुआ था। लोगों को काफी मिसकंसेप्शन इसको लेकर थे, लेकिन अब इस पर सुनवाई होने वाली है। ये विधेयक CAA के नियमों को लेकर अब तक MHA क्योंकि इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया, जिस वजह से कानून भी अब तक एक मूर्त रूप नहीं ले पाया है। अब CAA के नियमों को लेकर जब तक MHA इस पर स्पष्ट जानकारी नहीं देता और उससे पहले CJI की बेंच का यहाँ पर सुनवाई करना काफी हद तक अगले दिनों में CAA की वस्तुस्थिति को लेकर जो जानकारी है उसे स्पष्ट कर देगा। रेलवे की जमीन को लंबी अवधि के लिए लीज पर देने को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। रेलवे की भूमि नीति को संशोधित करने का प्रस्ताव जिसे मंजूरी मिली है, जिसे सार्वजनिक उपयोगिता जैसे बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति, दूरसंचार, केबल, सीवरेज, साथ ही में निपटान, नाली, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इसके अलावा पाइपलाइन हो गया, सड़क हो गया, फ्लाईओवर हो गया, टर्मिनल, क्षेत्रीय रेल परिवहन, शहरी परिवहन समेत इत्यादि विकास की सहायता मिलेगी। तमाम वो मुद्दे जिनको अगर सुलझाया जाता है तो इसके विकास का पहिया भी आगे बढ़ेगा। इस नीति में संशोधन से पैदा होंगे लगभग 1.2 लाख रोजगार के अवसर, यानी कि न सिर्फ उससे समस्याएं सुलझेगी बल्कि एक सबसे बड़ी समस्या जो कि रोजगार से जुड़ी हुई सामने आती है, अगर नीति का संशोधन किया जाता है तो उससे 1.2 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी जनरेट होंगे। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यानी कि NSWS की शुरुआत 16 राज्यों और 181 सेवाओं का NSWS के जरिए एकीकरण हुआ है। NSWS पोर्टल पर एक क्लिक के जरिए तमाम जानकारियां उपलब्ध की जा सकती है, यानी कि सिर्फ एक क्लिक करना होगा, अलग अलग लिंक्स इसके लिए नहीं होंगे। NSWS पोर्टल जिस पर मात्र एक क्लिक के जरिए ये तमाम जानकारियां इजीली उपलब्ध हो पाएगी। फिलहाल
पोर्टल से जुड़े हुए 32 में से 24 मंत्रालय इस सिस्टम में शामिल हैं। 36 में से 16 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो वो भी इसमें है, जिसमें हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दिल्ली इसमें शामिल नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें भी इसमें शामिल करने की योजनाएं बनाई जा रही है और उनके शामिल होने से और भी ज्यादा आसान ये प्रक्रिया हो जाएगी। NSWS के पोर्टल पर मात्र एक क्लिक पर ये तमाम जानकारियां नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए मिल पाएगी। IFS नीता भूषण को मिली है अहम जिम्मेदारी। न्यूजीलैंड में भारत की अगली उच्चायुक्त होंगे नीता भूषण। वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं नीता भूषण। भारतीय विदेश सेवा की 1994 बैच के अधिकारी हैं और अब बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। नीता भूषण को यह अहम जिम्मेदारी मिली है, जहां पर अगली उच्चायुक्त न्यूजीलैंड में भारत की नीता भूषण होगी। माता पिता ने डाक से मिला बेटे का शौर्य चक्र लौटाया। दरअसल कश्मीर में फरवरी 2017 में शहीद हुए थे लांस नायक गोपाल सिंह भदौरिया को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया था। गोपाल सिंह के पिता हुकीम सिंह भदौरिया ने पार्सल को लौटा दिया है। बेटे का शौर्य चक्र राष्ट्रपति के हाथों से ही लेने की उनकी इच्छा है। गुजरात के अहमदाबाद निवासी शहीद लांस नायक गोपाल थे और जब पार्सल के जरिए, चिट्ठी डाक के जरिए ये पदक उन तक पहुंचाया गया, ये सम्मान उन तक पहुंचाया गया, उनके पेरेंट्स तक, उनके माता पिता तक, तो उन्होंने इसे लेने से इनकार किया। पार्सल को लौटाया क्योंकि इच्छा उनकी राष्ट्रपति के हाथों अपने बेटे का ये मरणोपरांत शौर्य चक्र लेने की। अब लद्दाख में एयरफोर्स का बेस बनाने की मंजूरी। एयरफोर्स को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मंजूरी मिली है। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि NBWL की बैठक में मंजूरी। चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य की जमीन का उपयोग इसके लिए होगा। 500 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर वायुसेना का अड्डा बनेगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास एयरफोर्स का ये बेस बनकर तैयार होगा। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की 3 इकाइयां गैर अधिसूचित। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने STC, MMTC और PEC को गैर अधिसूचित किया है। साथ ही डी नोटिफिकेशन के बाद ये कंपनियां कैनलिंग की एजेंसियां नहीं रहेगी। कैनलिंग की एजेंसियां ये डी नोटिफिकेशन के बाद में नहीं रहेंगी, जिनकी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल सरकार के लिए माल आयात निर्यात के लिए कैनलिंग एजेंसियां नहीं रहेंगी। इस कदम का उद्देश्य है MMTC, STC और PEC को बंद करना। MMTC और STC को 1963 और 1956 में शामिल किया गया था, जब EC लिमिटेड को 1971 और 1972 में STC से अलग किया गया था। तो बात कर लेते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा MSME सेक्टर के हाल की। तो कोविड महामारी के बाद मई 2020 में सरकार का पैकेज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत इसके लिए कर्ज दिए गए थे। 27 महीनों में डूबत खाते में हर 6 में से 1 कर्ज पहुंच गया है। 25 अगस्त तक की अगर बात करें तो NPA घोषित कर्ज 11,893.06 करोड़ रुपए पहुंच गया। स्कीम के तहत 98.86 खातों में से 16.4% NPA घोषित किए गए। इस साल 25 अगस्त तक की इसकी जानकारी आई, जो रिकॉर्ड के अनुसार 2,81,375 करोड़ रुपए के कर्ज इसमें अभी भी बाकी। छत्तीसगढ़ में 30 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई हुई है। स्टील, शराब, कंस्ट्रक्शन कारोबारियों के यहां पर आयकर के छापे पड़े हैं। इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 200 आयकर अधिकारी शामिल रहे, यानी कि एक बड़ी कार्रवाई रही, क्योंकि 200 आयकर अधिकारियों ने, जो कि मध्य प्रदेश से थे, छत्तीसगढ़ से थे, उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खनन विभाग के कुछ अधिकारियों के यहाँ पर भी छापे की कार्रवाई हुई है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन को आयकर छापे की जानकारी हालांकि नहीं। तो बिहार में शराब की खाली बोतलों से बनेगी कांच की चूड़ियां। ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रम, जिसमें जीविका, जो कि इस प्रोत्साहन कार्यक्रम का नाम रखा गया है, इसके तहत ये फैसला लिया गया। 5 अप्रैल 2016 से शराबबंदी के बाद हर माह लाखों बोतलें जब्त की गई हैं और ये वही बोतलें जो कि अब इस जीविका मिशन में यूज ली जाएंगी। रोलर से नष्ट की जाती है बोतलें। अब इनके उपयोग का फैसला लिया गया है, यानी कि किन्हें किस तरह से कंज्यूम किया जाए। सरकार कांच की बोतल से चूड़ियां बनाने के कारखाने लगाएगी। पटना में ग्लास मेकिंग फैक्ट्री के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और पटना में ग्लास मेकिंग फैक्ट्री के बन जाने के बाद में अब इन खाली बोतलों से चूड़ियां कांच की बन पाएंगी।
आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग बोर्ड के मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना का लोकार्पण आज हुआ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लोकार्पण समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मंडल का वो समय भी याद है जब वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे और आज उसका टर्नओवर 6000 करोड़ से ज्यादा है। बोर्ड के इतिहास में पहली बार मंडल ने लीग से हटकर काम किया, यानी कि शहर में कई बड़े प्रोजेक्ट्स न सिर्फ आवासीय प्रोजेक्ट थे बल्कि आवासन मंडल ने अपने हाथ में काम जो लिया उसे पूरा भी किया। धरातल पर वो काम पूरे करके दिखाए। कोचिंग हब्स रहे, विधायक आवास योजना की बात कर लीजिए, संविधान क्लब की बात कर लीजिए यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात कर लीजिए, आईएएस आईपीएस के लिए फ्लैट्स जिनका निर्माण हुआ उनकी बात कर लीजिए जो कि बनाए जा रहे हैं। जिस मंडल का मकान कोई नहीं लेना चाहता था उसके मकान को लेने के लिए सिफारिशें आ रही हैं। तमाम बातें आज यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस कार्यक्रम के दौरान कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बीटी रोड पर एक भूखंड की इतनी बड़ी नीलामी हुई कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। हाउसिंग बोर्ड को अपनी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अधिकार दिया। बोर्ड ने 1500 करोड़ की जमीन अतिक्रमण से मुक्त भी करा ली है। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा और उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूं। ये तमाम बातें आज हाउसिंग बोर्ड के आवासीय जो फ्लैट्स है योजना उसके लोकार्पण समारोह के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कही। साथ ही बात कर लेते हैं हाउसिंग बोर्ड के मुख्यमंत्री शिक्षक और प्रहरी आवासीय योजना के लोकार्पण कार्यक्रम किया। आज ये लोकार्पण हुआ। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह को संबोधित उन्होंने करते हुए खूब तारीफें यहाँ पर की। इस कार्य में जुड़े हुए कितने भी लोग थे। मंत्री धारीवाल ने सभी आवंटी प्रहरियों और शिक्षकों को भी इसके लिए बधाई दी। कहा कि सीएम साहब का सपना था कि जो लोग समाज को दिशा देते हैं, जो लोग समाज के विकास में अपना योगदान देते हैं, उन्हें जयपुर में शानदार आवास मिले। मुख्यमंत्री की मंशा के बाद में ही योजना लाई गई। इस योजना की घोषणा के बाद लॉकडाउन आ गया, यानी कि एक बड़े चैलेंज का समय वो रहा था, एक बड़ी चुनौतियों का समय था। मुझे कुछ विधायकों ने तंज में कहा करो घोषणा कैसे पूरी करोगे, यानी कि कुछ विधायकों की ओर से एक तरीके का चैलेंज उनके सामने था कि घोषणा तो कर दी लेकिन कोविड के पैंडेमिक के चलते अब किस तरह से इस घोषणा को पूरी करेंगे धरातल पर। लेकिन हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा और उनकी टीम ने ये बड़ा काम कर दिखाया और ये कमाल का कार्य कर दिखाया कि तय समय पर इस बड़े प्रोजेक्ट जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, इसे तय समय पर पूरा करके सौंप दिया गया। मुख्यमंत्री जन आवास योजना से जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री जन आवास योजना में बिल्डरों की मनमानी जल्द खत्म होगी। जी हां, तमाम तरह की रियायतें लेकर नहीं बेच सकेंगे महंगे भाव में मकान। योजना में बदलाव के साथ में ही 3B 3C के पुराने प्रावधान भी खत्म किए गए और इसके बजाय अब योजना में नया प्रावधान यानी कि 3B भी जोड़ा गया है। नए प्रावधान में मकानों को बेचने की अधिकतम दर निर्धारित की गई है। बिल्डर अधिकतम 1850 रुपए प्रति वर्ग फीट के हिसाब से मकान बेच सकते हैं, लेकिन पहले इस तरह की कोई अधिकतम सीमा नहीं थी, निर्धारित कोई सीमा नहीं थी और मुंह मांगे दाम में बिल्डर्स इससे वसूला करते थे। लेकिन अब तय सीमा, अधिकतम सीमा यहाँ पर बना दी गई है, जिसके चलते बिल्डर मनमाफिक दाम में आलिशान बंगले बनाकर जो पहले बेच रहे थे उन पर अब लगाम लग जाएगी। जबकि विभिन्न प्रकार के शुल्कों में छूट का भी ये बिल्डर्स फायदा उठा रहे थे और ये जानकारियां देखिए लगातार सामने आ रही थी, जिसके बाद इन प्रावधानों में ये बड़े बदलाव किए गए हैं। इसको लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें सरकार तक पहुंची और जब ये सरकार तक शिकायतें पहुंची तुरंत इन पर संज्ञान लिया गया, जिसके बाद सरकार ने इस पर लगाम लगाने का ये बड़ा फैसला किया।